अलावा और क्या रीजन हो सकता है? और वो मुझसे कुछ और बात करने में इतना हेजिटेट भी क्यों करेगा? अगर बात पैसे की होती तो यू क्वाइटली जैसे नॉवेल पब्लिश करने वाले ऑथर के पास पैसों की कमी तो नहीं होती। फिर अचानक यू क्वाइटली धीरे से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। अपने बारे में इतना मत सोचो और ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो। उसकी बात सुनकर मुझे लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। मुझे तो लगने लगता है कि थोड़ी देर में शायद मुझे उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं अंदर ही अंदर हल्का सा हंसता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ यू क्वाइटली के अंदर अभी भी गुस्सा भरा होता है, जिस पर वो फिर पूछता है, तुमसे किसने कहा कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ? कौन ऐसी बेकार बातें कर रहा है? और जो इंसान डिवोर्स लेना चाहता है वो क्या ऐसा दिखता है? जैसे ही यू क्वाइटली ये कहता है, मैं तुरंत सिर नीचे कर लेता हूँ। मेरा रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि यू क्वाइटली भी सरप्राइज हो जाता है। मैं जल्दी से कहता हूँ, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी गलती थी। मैं सीधा अपनी गलती मान लेता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली कुछ देर के लिए स्पीलेस हो जाता है। असल में वो मुझे थोड़ा डांटना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगता है कि अभी हमारा रिश्ता इतना क्लोज नहीं है कि वो ऐसा करे, और फिर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी गलती मान लेता हूँ कि उसका सारा गुस्सा वहीं रुक जाता है, जैसे मैंने पहले ही तेज नाइफ से उसका अटैक रोक दिया हो। जब मैं देखता हूँ कि उसका चेहरा थोड़ा नॉर्मल हुआ है, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, तुम पहले मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तुम इतने ऑकवर्ड लग रहे थे, इसलिए तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ। लेकिन अभी तक भी मुझे समझ नहीं आता है कि यू क्वाइटली आखिर मुझसे क्या कहना चाहता है। जिस पर यू क्वाइटली चुपचाप अभी अभी डाला हुआ पानी का एक साइप लेता है ताकि अपने शौक को दबा सके, और साथ ही साथ यू क्वाइटली ये भी सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या कहना चाहिए, क्योंकि यू क्वाइटली को लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा फियरस हो गया तो मैं डर जाऊंगी, और अगर वो बहुत सॉफ्ट हो गया तो मुझे लगेगा कि उसे आसानी से मनाया जा सकता है, जिस पर आगे कभी भी किसी भी सिचुएशन में मैं डिवोर्स फाइल कर सकती हूँ। इसी बीच मैं अचानक उससे पूछती हूँ, बहुत डरावना है? जिसे सुनकर यू क्वाइटली एकदम कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर वह फिर से पानी पीता है और उसके बाद बहुत सीरियस होकर जवाब देता है, क्योंकि मैं गुस्से में था और मुझे अपना गुस्सा कम करने के लिए पानी चाहिए था। जिस पर मैं अपने पीछे की तरफ इशारा करती हूँ और कहती हूँ, तो मैं बेवजह ही टेंशन फ्री हो गई। अगर तुम्हें गुस्सा कम करना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास हनीस्कल है, अगर उससे टी बनाओगे तो वह सबसे अच्छा फायर कम करता है। यह सुनकर यू क्वाइटली थोड़ा ऊपर देखता है, फिर अपनी आंखें ब्लिंक करता है और उसके बाद हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन वह स्माइल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती है, बल्कि एकदम ऐसी लगती है जैसे वह अंदर से टूट रहा हो। फिर वह पूछता है, तो जब तुम गुस्सा होती हो तब क्या तुम भी पानी पीकर ठीक हो जाती हो? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाकर कहती हूँ, नहीं, मैं तुम्हारी तरह मैजिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं सोकर ठीक हो जाती हूँ। एक रात की नींद के बाद मैं फिर गुस्सा नहीं रहती। यह सुनकर यू क्वाइटली कुछ देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। फिर वह पानी पीता है, खुद को काम करता है और उसके बाद फिर से पूछता है, तो तुझे क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? असल में यू क्वाइटली अभी मुझसे ठीक से बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए इतने लंबे वर्ड्स बोलना बहुत मुश्किल होता है। वह हमेशा से सोशल बातों में बहुत क्षय रहा है। जैसे पहले कॉलेज कैफेटेरिया में अगर उसके राइस में कुछ गंदा निकल आता था या कुछ कम होता था तो यू क्वाइटली कभी जाकर कंप्लेन नहीं करता था। वह या तो चुपचाप राइस फेंक देता था या फिर वैसे ही खा लेता था, और कभी कभी बहुत देर बाद मुझे पता चलता था, जिस पर मैं यू क्वाइटली को साथ लेकर स्टोर वाले से बात करने जाती थी। धीरे धीरे यू क्वाइटली को बहुत प्रोटेक्ट किया गया था। लोगों से जुड़ी हुई सारी मुश्किल बातें उसके लिए हमेशा किसी और ने संभाली थी, जिस पर अब यू क्वाइटली कहना चाहता है कि वह असल में बात करना चाहता है। अगर मैं सच में उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ तो वह मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में शादी के बाद से मैंने भी बहुत कुछ सहा था। एक तरफ मैं एक नॉर्मल मैरिज को निभा रही थी और दूसरी तरफ मैं अभी भी अपनी लॉयल्टी को बचाए हुए थी। लेकिन ये सारी बातें यू क्वाइटली के लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। उसे लगता है कि ऐसे थॉटफुल वर्ड्स उसके मुंह से निकलते ही नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी प्यार भरी बातें नहीं कह पाता है। इसलिए आखिर में वह सिर्फ इतना ही पूछता है, तो क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? जिस पर मैं ड्राई लाफ करती हूँ और कहती हूँ, ओ मैं ऑफ कोर्स नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। अगर मेरा डिवोर्स हो गया तो मेरा फैमिली फिर से मुझे फोर्स करेगा, और अगली लड़की जिससे मेरी फैमिली मुझे मिलवाएगी वह शायद यू क्वाइटली से बेटर भी ना हो। और वैसे भी मुझे शादी पर इतना भरोसा नहीं है। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ समहाउ एडजस्ट कर लें तो वही काफी है। इसके बाद मैं आगे कहती हूँ, लेकिन हमें दुनिया के एंड जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है, हम बस सोल्जर्स की तरह पास रह सकते हैं। जिस पर मैं पूरा चॉइस यू क्वाइटली के हाथ में छोड़ देती हूँ। अगर यू क्वाइटली कहे कि वह साथ रहना चाहता है तो हम साथ रहेंगे, और अगर वह कहे कि उसे जाना है तो फिर हम अलग हो जाएंगे। मैं हुआगुओ माउंटेन वापस चली जाऊंगी और यू क्वाइटली वापस ल्यूशाहे चला जाएगा, और उसके बाद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यह सुनकर यू क्वाइटली के सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ। उसे कैसे पता चले कि कौन सा आंसर मुझे खुश करेगा? अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया जो मैं सुनना नहीं चाहती
तो क्या मैं दुखी नहीं हो जाऊंगी? और यू क्वाइटली कभी भी ऐसा इंसान नहीं रहा जो खुद के लिए किसी दूसरे को हर्ट करे। जिस पर यू क्वाइटली फिर से चुप हो जाता है, वह कुछ भी नहीं कहता है। और मैं उसकी इस साइलेंस को बिल्कुल समझ नहीं पाती, क्योंकि मुझे यह समझ ही नहीं आता कि यू क्वाइटली जाना चाहता है या रुकना चाहता है। शायद यह अजीब सी मैरिज उसे पसंद नहीं है, जिस पर मैं अपने मन में फिर से साई करती हूँ। मुझे उस दिन की बात याद आती है जब जी सरनेम वाले ने यू क्वाइटली से पूछा था, तो तुम डिवोर्स चाहते हो, है ना? और तब यू क्वाइटली ने सोचा था कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वह जाना नहीं चाहता तो वह साफ साफ क्यों नहीं कहता? इसी सोच के बीच यू क्वाइटली अचानक बोल पड़ता है, मैंने कहा ना मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता। ये सुनते ही मैं तुरंत कहती हूँ, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बस ये कह दो कि तुम नहीं जाना चाहते। ऐसे चुप रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर यू क्वाइटली अपना सिर नीचे कर लेता है। फिर वह ग्लास में बचा हुआ बाकी पानी एक ही बार में पी जाता है, जिसे देखकर मैं कुछ देर के लिए स्टंड रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू क्वाइटली शायद एक और ग्लास पानी पीकर आएगा ताकि फिर से मुझसे लड़ सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। यू क्वाइटली उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। वह सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, मैं रूम में वापस जा रहा हूँ, आज मैंने तुम्हें अब डिस्टर्ब किया। और फिर यू क्वाइटली बिल्कुल वही करता है। वह दोनों पेपर कप्स उठाकर ट्रैश कैन में फेंक देता है, जिस पर वह धीरे धीरे स्टेयर्स पर कदम रखता है और ऊपर चला जाता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू क्वाइटली को अपने दिल की सारी बातें कह देनी चाहिए थी। अगर वह नहीं बोलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वह क्या सोच रहा है? लेकिन बात बीच में ही रुक जाती है। यू क्वाइटली आधे रास्ते में ही पीछे हट जाता है और उसके बाद सिर्फ एक ठीक है छोड़कर चला जाता है, जिस पर मुझे सिर्फ इतना फील होता है कि ये छोटी सी लड़की यू क्वाइटली अभी बहुत हर्ट है, जैसे वह अपनी सारी शिकायतें, अपना सारा दुख अपने अंदर ही दबा रहा है। नहीं, आज मुझे यू क्वाइटली से ठीक से बात करनी होगी। मुझे जानना है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही मेरे मन में यह थॉट आता है, मैं तुरंत यू क्वाइटली का नाम लेकर उसे बुलाती हूँ, जिस पर यू क्वाइटली, जो स्टेयर्स पर आधा ऊपर जा चुका होता है, मेरी आवाज सुनते ही रुक जाता है और फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखता है। फिर भी क्या और कुछ है? यू क्वाइटली पूछता है। मैं कहती हूँ, नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिस पर यू क्वाइटली फिर से मुड़ता है और हैंडरेल पकड़कर नीचे आने लगता है। मैं अब यू क्वाइटली के चेहरे को देखती हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे ना गुस्सा दिखता है, ना कोई शिकायत फील होती है। फिर यू क्वाइटली नीचे आकर सोफा पर बैठता है। चाहे मैंने उसे बैठने को कहा हो या वह खुद बैठा हो, वह आखिर में सोफा पर बैठ ही जाता है। जिसके बाद मैं पहला सवाल पूछती हूँ, जब हम डिनर कर रहे थे तब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। अगर वो डिवोर्स की बात नहीं थी तो फिर क्या था? मुझे थोड़ा एरोगेंट फील होता है। पहला स्टेप ही सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए? जिस पर मैं देखती हूँ कि यू क्वाइटली कुछ नहीं बोलता है। मुझे बेचैनी होने लगती है और फिर से वही शुरू हो जाता है, नहीं, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बोलो। तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई कैसे समझेगा कि तुम क्या सोच रहे हो? यह कहते हुए मुझे थोड़ा डिप्रेस्ड भी फील होता है, क्योंकि दोपहर में मैंने उसे उसके बेस्ट फ्रेंड से बात करते हुए सुना था। शायद वह मुझे कोई बुक देना चाहता था। यह सुनकर मुझे लगा था कि यू क्वाइटली शायद काफी लाइवली पर्सनालिटी वाला होगा, लेकिन मेरे सामने आते ही यू क्वाइटली फिर से इंट्रोवर्ट बन जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यू क्वाइटली को टाइम दूंगी, उसे सोचने दूंगी, सब कुछ क्लियर करने दूंगी और फिर आंसर देने दूंगी। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और सामने वाला मोबाइल फोन उठा ले तो वह बहुत रूड लगता है। इसलिए मैंने अपना मोबाइल नहीं देखा और यू क्वाइटली भी अपना मोबाइल नहीं देखता है, क्योंकि उसे भी पता है कि इस टाइम मोबाइल पकड़ना गलत लगेगा। इसलिए वो बस सीधा बैठा रहता है। लेकिन काफी देर तक ऐसे बैठे रहने के बाद यू क्वाइटली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, जिस पर मैं कुछ देर तक उसे देखती रहती हूँ। लेकिन यू क्वाइटली अभी भी कुछ बोलने के साइंस नहीं दिखाता है। तभी अचानक मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अजीब हो गया है। मैं कहती हूँ, मुझे अभी तुम्हारे सामने वैसा फील हो रहा है जैसे कोई स्टूडेंट जिसे ऑफिस में बुलाया गया हो। यह सुनकर मैं खुद ही हल्का सा कंप्लेन करने वाले अंदाज में बोलती हूँ, जिस पर यू क्वाइटली हंस देता है और यह उसकी तरफ से पहली रिएक्शन होती है। जैसे ही मैं उसे हंसते हुए देखती हूँ, मैं तुरंत मौका देखकर कहती हूँ, यू क्वाइटली, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सीधे बोलना चाहिए कि तुम डिवोर्स नहीं चाहते और जो भी तुम्हारे मन में है वह सब बोल देना चाहिए। मैं उसे बहुत इनकरेजिंग नजरों से देखती हूँ, लेकिन एक पल के लिए मुझे खुद पर ही अजीब फील होता है, जैसे मैं कोई स्ट्रेंज अंकल हूँ जो किसी बच्चे को समझा रहा हो। ठीक है, यू क्वाइटली सिर हिलाता है, लेकिन उसका जवाब इतना सिंपल होता है कि मुझे लगता है जैसे वह बस बात खत्म करने के लिए बोल रहा है और मुझे समझ नहीं आता कि अब यू क्वाइटली के साथ क्या करूं। इसलिए मैं बस उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती रहती हूँ और मेरी यह नजर यू क्वाइटली को एम्बैरेस्ड कर देती है, जिस पर वह तुरंत हाथ उठाकर कहता है, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से जो भी सोचूंगा सब बोल दूंगा। मैं तुरंत कहती हूँ, तो फिर जो बात तुम पहले मुझसे कहना चाहते थे वही बोलो। जिस पर यू क्वाइटली थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर 2 बार खांसता है, लेकिन उसके बाद भी वह कुछ नहीं बोलता। मैं कुछ देर उसे देखती हूँ और फिर कहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज हम दोनों की बात आगे बढ़ पाएगी। छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम जल्दी रेस्ट कर लो। मैं गहरी सांस लेती हूँ
और उठकर जाने लगती हूँ। रुको। जैसे ही यू क्वाइटली देखता है कि मैं जा रही हूँ, वह जल्दी से मेरे कपड़ों का किनारा पकड़ लेता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि अगर वह मुझे ऐसे ही जाने देगा तो कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे रोकने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या कहना चाहिए। जिस पर मैं नीचे देखती हूँ, यू क्वाइटली मेरे कपड़ों का किनारा पकड़े होता है। फिर वह सिर उठाकर मेरी तरफ देखता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया, जिस पर वह तुरंत मेरा कपड़ा छोड़ देता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। और फिर वह अपना वही हाथ जो अभी अभी मेरे कपड़े पकड़ रहा था, अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है ताकि मैं उसे ना देख सकूं। असल में यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यू क्वाइटली को लगता है कि शायद यह बात मेरे लिए परेशानी बन सकती है। यू क्वाइटली धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता कि यह बात तुम्हारे लिए ट्रबल बनेगी या नहीं। जिस पर मैं तुरंत कहती हूँ, अगर तुम बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वह ट्रबल है या नहीं। छिन मनमन ने भी उससे यही कहा था, लेकिन फिर भी यू क्वाइटली को हमेशा लगता है कि ऐसा करना सही नहीं है। उसे लोगों को परेशान करना पसंद नहीं है, और छिन मनमन तो उसके पास रिलेशनशिप की वजह से थी, लेकिन मेरे साथ उसके और मेरे बीच सिर्फ एक मैरिज का रिश्ता है। जिस पर यू क्वाइटली अचानक कहता है, अभी हम डिवोर्स की बात कर रहे थे, तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती? मुझे सीधे पूछना चाहिए था। अब यू क्वाइटली थोड़ा परेशान होकर मेरी तरफ देखता है और फिर आखिरकार सब कुछ बोल देता है। मुझे कैसे पता चले कि कौन सा जवाब तुम्हें हर्ट करेगा? अगर तुम डिवोर्स चाहती हो और मैं कह दूं कि मैं डिवोर्स नहीं चाहता, तो क्या तुम सिर्फ मेरी वजह से अगले आधे साल तक मेरे साथ रहोगी? इसलिए मैं हमेशा चॉइस तुम्हारे हाथ में छोड़ता रहा हूं। मैं चाहता था कि फैसला तुम करो। फिर वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, तुम बस मुझे एक क्लियर आंसर दे दो, चाहे तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती। इन दोनों में से कोई एक आंसर दे दो। फिर मुझे क्यों पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ? इस बार यू क्वाइटली बहुत कुछ बोल देता है और मैं उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ। जब वह बोलना खत्म करता है, तब मुझे समझ आता है कि यू क्वाइटली बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है, कभी खुद के बारे में नहीं। जिस पर मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है? मैंने उसके बारे में बहुत सोचा था, इसलिए जब मैंने उससे कहा कि मैं डिवोर्स नहीं चाहती, तब मैंने पूरा फैसला उसके हाथ में छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यू क्वाइटली क्या चाहता है। मैरिज तभी चलती है जब दोनों लोग उसे चलाना चाहते हों। अगर एक इंसान ही उसे निभाना चाहता रहे और दूसरा नहीं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए चॉइस उसके हाथ में देना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे बस इतना चाहिए था कि यू क्वाइटली अपने मन की बात बता दे। उसके बाद हम दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते थे कि आगे क्या करना है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होगी। यह सुनकर यू क्वाइटली एकदम स्टंडन रह जाता है। वह धीरे से अपना मुंह खोलता है और ऑफ कोर्स मेरे थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट हूँ, फिर भी मैं पहले तुम्हारे थॉट्स की फिक्र करता हूँ। ये मैरिज आगे चल सकती है या नहीं? क्या उसका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ? मैं यू क्वाइटली को देखती हूँ और फिर कहती हूँ, लेकिन तुमसे पहले मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं डिवोर्स नहीं चाहती। यह सुनकर यू क्वाइटली फिर से स्टन रह जाता है। वह काफी देर तक चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, फिर मुझे कैसे पता चले कि तुम जो कह रही हो वो सच है? क्या पता तुम भी उन लोगों जैसी हो जो कुछ और सोचते हैं और कुछ और बोलते हैं। यह सुनकर मैं एकदम स्पीचलेस हो जाती हूँ। यू क्वाइटली जैसा इंसान बहुत ज्यादा सोचता है। मैं जो सोचती हूँ वही ऑनेस्टली बोल देती हूँ, लेकिन यू क्वाइटली अगर खुद कुछ बोलेगा ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है? मैं कुछ देर चुप रहती हूँ और फिर उससे पूछती हूँ, क्या तुम बाहर बाकी लोगों के लिए भी इतना सोचते हो? कैसे हो सकता है? यू क्वाइटली तुरंत मना कर देता है, लेकिन फिर वह खुद ही सोचने लगता है। फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को छोड़कर बस स्लोली ही है, लेकिन उसका भी अलग है। मेरा स्लोली के साथ अच्छा रिलेशन है, इसलिए उसके साथ ये सब मैटर नहीं करता, और बाकी लोग, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यू क्वाइटली थोड़ा हिलता है और फिर कहता है, मैं अपने रिलेशन की वजह से किसी और को हर्ट नहीं करूंगा, और जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते उनके लिए मैं खुद को भी अपसेट नहीं करूंगा। यह सुनकर मैं मन में सोचती हूँ, अगर ऐसे हिसाब लगाऊं तो यू क्वाइटली की लिस्ट में मैं शायद पहली बार सबसे ऊपर हूँ। जिस पर मैं पूछती हूँ, और मैं ऑन ऑफ कोर्स तुम उनसे अलग हो। अलग कैसे? उनकी क्या आइडेंटिटी है और मेरी क्या आइडेंटिटी है? यह सुनते ही यू क्वाइटली चुप हो जाता है। वह कुछ नहीं बोलता। असल में यह एकदम नॉर्मल सवाल था, लेकिन ना जाने क्यों यू क्वाइटली को यह सवाल कुछ अलग ही फील करवाता है, जैसे मैं उसके लिए कोई स्पेशल पर्सन हूँ। मैं फिर पूछती हूँ, तो फिर मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं बस ये सुनना चाहती हूँ कि यू क्वाइटली खुद अपने मुंह से बोले, लेकिन यू क्वाइटली फिर भी नहीं बोलता। शायद वह कहना चाहता है, कन्वी तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन उसके लिए यह लाइन बोलना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, क्योंकि अगर वह ऐसी बातें बोलेगा तो शायद फिर उसे लगेगा कि लोग उसे चिढ़ाएंगे या कहेंगे कि वह बहुत इमोशनल हो रहा है। जिस पर यू क्वाइटली का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। वह कुछ भी नहीं बोल पाता। उसका एक्सप्रेशन देखकर मैं अचानक हंस देती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगता है, मैं यू क्वाइटली के लिए सिर्फ एक नॉर्मल रूममेट नहीं हूँ,
जो बस उसी घर में रहता है। हालांकि मेरे मन में यू क्वाइटली के लिए वैसे फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में थोड़ा अच्छा फील होता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल के टाइम कोई लड़की मुझे पसंद करती थी। भले ही मैं उससे बात ना करता हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ा खुश फील होता है। और अब मुझे समझ आता है कि यू क्वाइटली मुझे अपने दिल में हस्बैंड मानता है, लेकिन कुछ चीजों में वह मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं करता। जैसे उसके मन में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए, यू क्वाइटली को हमेशा डर लगता है कि वह मुझे ट्रबल देगा। उसके मन में वह खुद मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यह सोचकर मुझे यू क्वाइटली के बारे में एक नई बात समझ आती है। वह बहुत जेंटल है, इतना जेंटल कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इतना नहीं सोचता। जिस पर मैं हिम्मत करके धीरे से यू क्वाइटली के चेहरे को छूती हूँ। यू क्वाइटली पीछे नहीं हटता, वह बस अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल पानी जैसी लग रही होती हैं, जैसे उनमें पूरी ऑटम छिपी हुई हो। मैं उसके माथे के सामने आए हुए बाल हटाती हूँ और फिर कहती हूँ, अगर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों में तुम मुझ पर डिपेंड कर सकते हो। तुम्हें मुझे यह मौका देना होगा। अगर तुम मुझे बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सी बात तुम्हारे लिए बड़ी है और कौन सी नहीं। फिर मैं उसे देखती हूँ और कहती हूँ, जैसे अगर तुम्हें मेरा वीचैट चाहिए तो तुम सीधे बोल सकते हो। मैं यू क्वाइटली को देखती हूँ, जिस पर यू क्वाइटली धीरे से मेरा चेहरा छूता है। शायद उसे लगता है कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले मैं पहले बोल देती हूँ, तुम्हारी नजर में वीचैट मांगना बहुत बड़ी बात है? मैं बहुत कंफ्यूजन में पूछती हूँ और यू क्वाइटली भी उतनी ही कंफ्यूजन में जवाब देता है, क्या नहीं है? आखिर में मैं हेल्पलेस होकर सिर हिला देती हूँ। फिर मैं सीधे यू क्वाइटली का मोबाइल लेती हूँ और उसमें अपना नंबर सेव कर देती हूँ। यू क्वाइटली कुछ पल के लिए रुक जाता है और फिर पूछता है, तो क्या तुम अक्सर लड़कियों से उनका वीचैट मांगते हो? यह सुनकर मैं फिर से कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। यू क्वाइटली का ब्रेन आखिर चलता कैसे है? मैं कुछ नहीं बोलती, जिस पर यू क्वाइटली को अचानक एहसास होता है कि उसका सवाल थोड़ा अजीब था, इसलिए वह जल्दी से कहता है, मैं बस पूछ रहा था, अगर तुम सच में किसी से बात करना चाहते हो तो तुम सीधे बोल सकते हो, हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो भी ठीक है। लेकिन उसे शायद अभी भी लगता है कि यह काफी नहीं है, इसलिए वह जल्दी से एक और लाइन जोड़ देता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। यू क्वाइटली बहुत जेंटल टोन में ये कहता है, लेकिन मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये कोई डेंजरस लाइन हो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि वह गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन असल में बाद में वही सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। जिस पर मैं तुरंत कहती हूँ, कैसी बात कर रहे हो? मैं क्या वैसा इंसान लगता हूँ? यह सुनकर यू क्वाइटली हल्का सा सिर हिलाता है और मुझे लगता है कि अब वह नाराज नहीं है। मैं धीरे से हूं कहती हूँ और फिर टॉपिक बदलने का फैसला करती हूँ। तो तुम जो पहले मुझे कुछ बताना चाहते थे, क्या वह सिर्फ वीचैट जैसी छोटी सी बात पर? यू क्वाइटली अचानक से सेंसिटिव हो गया। शायद मुझे ऐसा सिर्फ फील हुआ हो, लेकिन उसकी बातों में मुझे थोड़ा सार्कास्टिक टोन सुनाई देता है। असल में ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेट पर बोलना आसान लगता है। आखिर अगर वह बात सामने बोल सकता तो पहले ही बोल देता। लेकिन सच में मेरे और उसके बीच हर बात फेस टू फेस होना जरूरी नहीं है। जैसे जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ, तब वही टाइम होता है जब यू क्वाइटली उठता है। वह मुझे छोटे छोटे नोट्स छोड़ता है, जैसे लाइट्स बंद करना मत भूलना। अगर वह सामने बोलता और कहीं उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता तो क्या होता, लेकिन नोट अलग होता है। अगर मेरा टेम्पर खराब होता तो शायद मैं वो नोट फाड़ कर ट्रैश कैन में फेंक देता। और फिर रात में जब यू क्वाइटली नीचे आता और बैले की लाश देखता, तब उसे समझ आता कि यह इंसान इतना इजी नहीं है, और उसके बाद वह मुझसे और कम बात करता। लेकिन अच्छा है कि मेरा टेम्पर इतना खराब नहीं है। मुझसे बात करने के बाद यू क्वाइटली अपना फोन लेकर जल्दी जल्दी सेकंड फ्लोर पर चला जाता है और मुझे ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। थोड़ी देर बाद मेरे वीचैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। उसका प्रोफाइल फोटो मेई यांगयांग का होता है और नेम लिखा होता है, तुम मुझे प्रिंसेस मेई यांगयांग बुला सकते हो। ये यू जिंगशी का अकाउंट होता है, वही लड़की जो हमेशा बहुत सीरियस और डीप लगती है। अगर मैंने पहले ही यू जिंगशी का वीचैट ऐड कर लिया होता तो शायद मैं उसके बारे में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करता। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही यू क्वाइटली मुझे मैसेज भेजता है, मैं यू क्वाइटली हूँ। उसके बाद वह नंबर्स की एक लाइन भेजता है, वह उसका फोन नंबर होता है। मैं तुरंत उसे सेव कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट सेव करते हुए मैं यही सोच रहा होता हूँ कि यह छोटी सी लड़की यू क्वाइटली बाहर से इतनी इंट्रोवर्ट लगती है, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता है वह खुद बात शुरू कर देती है। मैं अभी उसका नाम एडिट ही कर रहा होता हूँ, तभी यू क्वाइटली के मैसेजेस एक के बाद एक आने लगते हैं। इतने मैसेज आ जाते हैं कि कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद मुझे वापस जाकर सारे मैसेज पढ़ने पड़ते हैं। असल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उसने हाँ बोल दी थी, लेकिन उसने किन मेमिंग से कहा था कि शायद वह मुझे बाहर नहीं ला पाएगी। सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। उसका मतलब बस इतना था कि वह मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहती है। मैं उसकी बात समझ जाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे फ्रेंड्स हमेशा कहते रहते हैं कि यू क्वाइटली को एक बार बाहर खाने पर लेकर आओ। अब चिन मिंगमिंग और यू क्वाइटली ने टाइम और जगह थोड़े से अलग अलग रख दी है और मुझे कहा है कि जो कन्वीनियंट लगे मैं चुन लूं। जहां तक बिल की बात है, अगर मैं उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाऊं तो बाद में यू क्वाइटली मुझे पैसे ट्रांसफर कर देगा और फिर बिल मैं पे करूंगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसके बेस्ट फ्रेंड के सामने
उसका हस्बैंड बिल पे करे तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन यू क्वाइटली सच में मुझे बिल पे नहीं करने देगा। उसने पहले जो कहा था कि किन मैंगमैंग बिल देगी वह बस मजाक था। आखिर किन मैंगमैंग इतनी दूर से आई है, वह सच में उससे पैसे कैसे ले सकता है। यू क्वाइटली अपने मैसेज में एक एक करके सारी बातें समझाता जाता है, और जब उसे लगता है कि जो कुछ कहना था वह सब कह दिया, तब वह आखिर में एक छोटा सा समरी मैसेज भेजता है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं है। और उसके साथ वह एक सॉफ्ट सा इमोजी भी भेजता है। मैं शुरू से आखिर तक सारे मैसेज पढ़ता हूँ और फिर सोचता हूँ यह तो वही सब है जो मैंने पहले ही सुन लिया था। अब मैं सिर्फ इतना समझ सकता हूँ कि आगे से मुझे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यू क्वाइटली खुद से आकर कुछ बोलेगा। मुझे खुद उससे पूछना होगा। अगर मैं उसका